Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss few memory based questions from CSIR NET June 2020 क्वेश्चन पेपर जो अभी हमारे यहाँ 26 नवंबर को हुई थी एग्ज़ाम। उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ये तो ये नहीं कह रही हूँ कि सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है या फिर उसके ऑप्शन सेम है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस या इनमें कोई मिस्टेक अगर होगी तो जब प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, CSIR की तरफ से अपलोड कर दिया जाएगा, तब हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एंड देन आपने उसमें किस टाइप से अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट ए हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 3x5 की। यहाँ से ये मैट्रिक्स की है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेस टू द पावर 20 की। ए रेस टू द पावर 20 की हमें 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देन हमें यहाँ से ए रेस टू द पावर 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए रेस टू द पावर 20 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी, 4 ऑप्शन है। हम किस तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए हमें ए गिवन है 2x2 की एक मैट्रिक्स 3 - 2 2 n - 1 वैल्यू है यहाँ से। अगर इसके लिए देखें, देन यहाँ से रो सम अगर देखें, इन दोनों का रो सम क्या आ रहा है हमारे पास, 3 - 2 = 1 एंड 2 - 1 = 1। रो सम हमारे पास 1 आ रहा है। अगर रो सम 1 है, देन अगर रो सम इक्वल हो किसी मैट्रिक्स के लिए, सारी रोज के लिए, देन वो हमारे पास एक आइगन वैल्यू होगी। यहाँ से 1 एक आइगन वैल्यू होगी। और इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस क्या है, ट्रेस है हमारे पास 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। ट्रेस है हमारे पास अगर 2, देन आइगन वैल्यूज 2x2 मैट्रिक्स में 2 आइगन वैल्यूज होंगी। दे कैन बी डिस्टिंक्ट एंड दे कैन बी सेम। यहाँ से λ1 + λ2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। यहाँ से अगर देखेंगे, देन λ1 हमारे पास आ गया 1, तो λ2 क्या आ जाएगा यहाँ से 1। λ1 एंड λ2 दोनों आइगन वैल्यूज हमारे पास 1 आ गई। अगर ए की आइगन वैल्यूज 1 है, देन ए रेस टू द पावर 20 की आइगन वैल्यूज क्या आएगी। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, देन ए रेस टू द पावर n की आइगन वैल्यूज आएगी हमारे पास लैम्डा रेस टू द पावर n। ये कंसेप्ट लगा के अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो यहाँ से ए रेस टू द पावर 20 की आइगन वैल्यूज हमारे पास 1 आनी चाहिए दोनों। अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, देन यहाँ से देखिए ऑप्शन बी में हमारे पास रो सम यहाँ से 1 है इसके लिए, और सेकेंड रो के लिए भी रो सम 1 है। 1 एक आइगन वैल्यू होगी, इसका ट्रेस भी हमारे पास 2 है, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरी आइगन वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके लिए दोनों आइगन वैल्यूज 1 है। ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ से सेट नहीं हो रहे। इस वजह से यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट लगाया, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किए, देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप दूसरा कंसेप्ट लगाएं, देन इसके लिए आप a² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, देन a³ की। आप यहाँ से इन 3 वैल्यूज को अगर कंपेयर करेंगे, देन ये देखेंगे यहाँ से सेकेंड कॉलम की दोनों आइगन वैल्यूज, दोनों जो डिजिट हैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के, वो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, एंड देन इस साइड के दोनों डिजिट पॉजिटिव आ रहे हैं। ये कंसेप्ट लगा के भी अगर आप देखते हैं, तो भी हमारे पास ऑप्शन बी ही फिट बैठता है। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी 2x2 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 3, देन ट्रेस ऑफ a² हमें फाइंड आउट करना है कौन सा होगा। ये क्वेश्चन भी हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी पोर्शन से ही लिया गया, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी जो हमने डिस्कस किया था, वो भी लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी पोर्शन से ही लिया गया था। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 दिया हुआ है। कोई भी 2x2 मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, λ1, 2 आइगन वैल्यूज होंगी λ1 एंड λ2। अगर डिटर्मिनेंट 1 है, देन डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। λ1 × λ2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एंड देन ट्रेस जो हमारे पास गिवन है, वो आइगन वैल्यूज का सम होता है। λ1 + λ2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, वो आ गया हमारे पास ट्रेस। यहाँ से अगर देखेंगे, देन λ1 + λ2 इक्वल्स टू 3 आ गया, एंड λ1 × λ2 इक्वल्स टू 1 आ गया। 2 इक्वेशंस बन गए यहाँ से। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, देन λ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ2 इक्वल्स टू 3 - λ1। यहाँ से ये वैल्यू λ2 की हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, देन वैल्यू आएगी λ1 × 3 - λ1 इक्वल्स टू 1। यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, λ² - 3 ऑफ λ1 + 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -b + -√b² - 4ac से 4ac/2a। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, देन λ1 की वैल्यू आ जाएगी 3 + -√9 - 4/2। यहाँ से सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी λ1 इक्वल्स टू 3 + -√5/2। देन हमारे पास लैम्डास की क्या वैल्यू होगी, लैम्डा तो आ गया हमारे पास 3 + √5/2, देन λ2 आ गया 3 - 5
3 माइनस रूट 5/2। देन हमारे पास दोनों आइगन वैल्यूज आ गई। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है, अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है देन ए रेज़ टू द पावर एन की आइगन वैल्यू लैम्डा रेज़ टू द पावर एन आएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। हमें ए स्क्वायर के लिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इस ए स्क्वायर की हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लें देन उनका जो सम आएगा वो हमारे पास ट्रेस हो जाएगा। सो अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है देन ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर एंड लैम्डा 2 स्क्वायर आएगी। सो इनका सम करने से हमारे पास ट्रेस आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। सो ये कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। देन हमारे पास लैम्डा 1 स्क्वायर तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बाई 4 एंड देन लैम्डा 2 आ जाएगा 3 माइनस रूट 5/4 होल स्क्वायर बाई 4। देन ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लेना है 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 एंड इसके लिए वैल्यू आएगी 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5 देन प्लस 6 रूट 5 एंड माइनस 6 रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 9 प्लस 5 आ रहा है हमारे पास 14 एंड देन यहाँ से आ रहा है 14 प्लस 14/4 विच इज इक्वल्स टू 28/4 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा 7। देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी पोर्शन से ही लिया गया है। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, हमें यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एंड देन थर्ड ऑप्शन हमें क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एंड देन लास्ट ऑप्शन हमें क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देन हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को हम बेसिकली एक टू पॉजिटिव मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं देन उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। हम 2 मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। लेट अस टेक ए एंड बी आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए प्लस बी क्या आएगी? ए प्लस बी जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी होगी 2 0 0 2। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट आएगा 4 एंड देन ए माइनस बी हमारे पास बनेगी 0 मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट होगा हमारे पास 0। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ये आ रहा है हमारे पास 4 और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी 0। सो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आ रहा है 4, ए का डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन इसका डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास 2 एंड देन यहाँ से 2 इंटू आइगन मैट्रिक्स बी जो आ रही है हमारे पास उसका डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास 2, सॉरी यहाँ से ए के लिए डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास 1 एंड बी के लिए भी हमारे पास डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी यहाँ से 4 आ रहा है एंड देन राइट हैंड साइड में भी हमारे पास वैल्यू 4 आ रही है। सो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी, ऑप्शन ए जो होगा हमारे पास वो एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बट हम काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते, हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो तो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, बट यहाँ से वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है एंड देन इससे वैल्यू आ रही है 1। सो 4 डज नॉट इक्वल्स टू 2, देन यहाँ से ऑप्शन बी इस केस में डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन सी के लिए हम बात करें, यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 4 एंड सॉरी यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 2, क्योंकि 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट है 1 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4। सो 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये इंप्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, सिमिलरली ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें देन यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1। सो 4 डज नॉट इक्वल्स टू 2, देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड होगा। सो ऑप्शन बी सी डी तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बचा ऑप्शन ए जो हमारे पास इस काउंटर एग्जाम्पल से करेक्ट था, देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो सिंपली हमने काउंटर एग्जाम्पल का कंसेप्ट लगाया एंड देन ऑप्शन ए करेक्ट कर लिया। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ए से, पार्ट गेम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अगर बात करें देन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 रेज़ टू द पावर 34 माइनस एक्स प्लस 1 रेज़ टू द पावर 33 प्लस 5। देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 0 की। तो एफ ऑफ 0 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन हमें पास 4 ऑप्शन है। पार्ट ए का क्वेश्चन है, देन हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैसे आएगी?
एफ ऑफ 0 अगर निकालना हो देन एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना होगा -2। सो अगर एक्स की जगह -2 रिप्लेस करेंगे देन इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। हर जगह हमने एक्स की वैल्यू -2 रखनी है। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर -2 रखते हैं देन -2 + 1 रेज़ टू द पावर 34। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2 + 1 रेज़ टू द पावर 33 + 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 34। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1 रेज़ टू द पावर 33। यहाँ से वैल्यू आ गई +5। देन सिंप्लीफाई किया, क्या रिजल्ट आया -1 रेज़ टू द पावर 34 विच इज इक्वल्स टू +1, -1 रेज़ टू द पावर 33 विच इज इक्वल्स टू -1 एंड देन 5 एज इट इज आ गया। सो वैल्यू आई 1 + 1 + 5 विच इज इक्वल्स टू 7। तो सिंपली हमने यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट करने एंड देन ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। दिस वन इज 5th क्वेश्चन ऑफ दिस सॉल्यूशन सीरीज। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हमें ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड द इवन टर्म इस। तो हमें स्टार्टिंग एंड इवन टर्म का सम बताना है, क्या होगा। ऑप्शंस कह रहे हैं कि सम ऑफ एन इवन टर्म इज डिवाइजिबल बाई एन बट नॉट बाई n+1। ऑप्शन बी कह रहा है डिवाइजिबल बाई n+1 बट नॉट बाई n, और ऑप्शन सी कह रहा है डिवाइजिबल बाई n एंड n+1 बोथ। एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है सम ऑफ n इवन टर्म इज नाइदर डिवाइजिबल बाई n नॉट डिवाइजिबल बाई n+1। सो फर्स्ट n इवन टर्म्स का अगर सम देखिए देन फर्स्ट n इवन टर्म्स हमारे पास कैसे लिखे जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 एंड देन सो ऑन टू n। देन इनका सम अगर लेंगे देन सबसे पहले हम 2 कॉमन निकालेंगे। अगर 2 हम कॉमन निकालते हैं देन यहाँ से वैल्यू आएगी 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन सो ऑन n। देन यहाँ से फर्स्ट n टर्म का सम हमें पता है क्या होता है, n × n+1/2, और 2 हमारे पास आगे मल्टीपल में आ गया। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन वैल्यू आएगी n × n+1। सो हमें पता है ये n से भी डिवाइजिबल है एंड देन n+1 से भी डिविजिबल है। सो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया। सो ये इंप्लाई करता है हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी हमारे पास पार्ट ए से ही लिया गया इन अ क्लासरूम ऑफ। इस क्वेश्चन का मुझे क्लियर पता नहीं है किस टाइप से रिटर्न था, बट बेसिक उसका कंसेप्ट देखिए। देन ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट्स के बीच में एक पेंसिल डिवाइड की हुई है, 3 स्टूडेंट के बीच में एक रेजर है एंड देन 5 स्टूडेंट के बीच में एक रूलर है। सो हमें कितने बताना है, इफ देयर आर टोटल 62 क्वांटिटीज। सो यहाँ से अगर हमारे पास ये टोटल क्वांटिटीज अगर 2 स्टूडेंट्स के बीच एक पेंसिल रेजर और रूलर की बात करें इन सबको ऐड कर लेंगे। अगर 62 क्वांटिटीज हो देन हमें बताना है क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम बेसिकली ऑप्शन से ही स्टार्ट करें देन ये क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाएगा। सो अगर हम 60 अगर क्लास में 62 स्टूडेंट्स हैं, सो हमें कहा गया है 2 स्टूडेंट के बीच में एक पेंसिल है। सो टोटल कितनी पेंसिल हो जाएगी 60/2 विच इज इक्वल टू 30। सो टोटल यहाँ से 30 पेंसिल हो जाएगी। सिमिलरली 3 स्टूडेंट्स के बीच में हमारे पास एक रेजर है। सो यहाँ से अगर 3 स्टूडेंट के बीच में एक रेजर है सो 60/3 इक्वल टू 20 रेजर हो जाएंगे क्लास में। सिमिलरली 5 स्टूडेंट के बीच में हमारे पास एक रूलर है। सो 60/5 इक्वल टू 12। सो 12 हमारे पास रूलर होगी। सो टोटल क्वांटिटीज कितनी होगी 30 + 20 विच इज इक्वल टू 50, 50 + 12 इक्वल टू 62। सो टोटल 62 क्वांटिटीज आ गई। सो सिंपली हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है करेक्ट आ गया। सो हम यहाँ से ये कंसेप्ट लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देन यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें कहा गया हमें सेट दी z बिलोंग्स टू c वेयर z mod of z - 1 इक्वल्स टू 1। देन हमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c dz बाई z³ - 1। देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम से क्वेश्चन है। सो यहाँ से अगर फंक्शन की यहाँ से बात करें mod of z - 1 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से इसके लिए अगर डायग्राम बनाएं देन हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। सो यहाँ से हमारे पास जो सर्कल आएगा उसका सेंटर क्या होगा, यहाँ से सेंटर है हमारे पास 1 और रेडियस भी हमारे पास 1। सो हमारे पास सेंटर सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एंड देन सिमिलरली अगर यहाँ से और वैल्यूज फाइंड आउट करें देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास किसके लिए सेंटर है हमारे पास 1 और अगर ये सेंटर 1 है रेडियस 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। सो यहाँ से z³ - 1 के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे सो z³ - 1 का फैक्टराइजेशन होगा z - 1 एंड z² + z + 1। सो यहाँ से
अगर इसके रूट्स देखेंगे इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। सो जो इस सेट हमारे पास जो सर्कल गिवन रीजन दिया हुआ है इसके अंदर लाई नहीं कर रहे, सो यहाँ से z इक्वल्स टू 1 ही है जो हमारे पास गिवन रीजन में लाई कर रहा है। सो यहाँ से z इक्वल्स टू 1 पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास कॉची रेसिड्यू थ्योरम हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हमें कहती है इंटीग्रेशन ओवर एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आईटा सम ऑफ रेसिड्यू। तो यहाँ से रेसिड्यू पोल्स में निकलेगा। सो यहाँ से ये एक ही पोल z इज इक्वल्स टू 1, यही पोल हमारे पास गिवन रीजन में लाई कर रहा है। सो यहाँ से अगर रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1, सो z इक्वल्स टू 1 पे अगर रेसिड्यू निकालेंगे हमारे पास सिंपल पोल है, सो इस पर रेसिड्यू निकलेगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड। तो यहाँ से रेसिड्यू क्या जाएगा, तो यहाँ से अगर इसे हमें सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो इस फॉर्म में दिया 1/2 पाई आईटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यू आ गया। सो हमारे पास सिंपली हमारे यहाँ से z इज टेंडिंग टू 1 पे रेसिड्यू निकाल लेंगे। सो z इज टेंडिंग टू 1 पे अगर रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं देन यहाँ से z माइनस 1 टू z माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। z इज टेंडिंग टू 1 पे वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से 1/2 पाई आईटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 1/3। देन सिंपली हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन में 1/3 ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सिंपली हमें यहाँ से कॉची रेसिड्यू थ्योरम ध्यान रखनी थी एंड देन ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये भी हमारे पास कॉची रेसिड्यू थ्योरम से ही है क्वेश्चन। सी इज द सर्कल, सी हमें जो सर्कल दिया है मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। हमें अब यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटीग्रेशन ओवर सी z एक्सपोनेंशियल 1/z बाई z स्क्वायर माइनस 1 dz। देन 4 ऑप्शन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट होगा। सो अब यहाँ से हमें जो सर्कल गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, यहाँ से सेंटर है हमारे पास 1 और रेडियस है हमारे पास 1/2। सो इस पर हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, सेंटर हमारे पास 1 होगा और रेडियस हमारे पास 1/2 होगी, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। देन यहाँ से हमें जो सेंटर गिवन है, सेंटर है हमारे पास 1, सो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर 1। अब अगर रेडियस 1/2 है देन ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/2 एंड देन ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। सो यहाँ से अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे z स्क्वायर माइनस 1 का, सो यहाँ से फैक्टराइजेशन होगा z माइनस 1 एंड देन z प्लस 1। सो यहाँ से z प्लस 1, तो यहाँ से z इक्वल्स टू 1 आएगा। सो z इक्वल्स टू 1 जो आ रहा है वो तो हमारे पास रीजन में लाई कर रहा है, बट z इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ आएगा जो हमारे पास रीजन में लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ से जो पोल होगा इसका फंक्शन का वो होगा z इक्वल्स टू 1 जो हमारे पास रीजन में लाई करेगा। सो इसके लिए हमारे पास कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, लिमिट z इज टेंडिंग टू +1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड। सो 2 पाई आईटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। सो z इक्वल्स टू 1 सिंपल पोल है जो रीजन में लाई कर रहा है। सो यहाँ से और z इज टेंडिंग टू -1 पे हमारे पास फंक्शन एनालिटिक होगा क्योंकि वो हमारे पास रीजन में लाई नहीं कर रहा। देन यहाँ से 2 पाई आईटा सम ऑफ रेसिड्यू, z माइनस 1 तो z माइनस 1 कैंसिल आउट जाएगा। सो वैल्यू आएगी व्हेन z इज टेंडिंग टू 1, हमारे पास न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में एंड डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 में। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 पाई आईटा इंटू एक्सपोनेंशियल बाई 2। सो 2 to 2 कैंसिल आउट विच इज इक्वल्स टू ई पाई आईटा। तो ई पाई आईटा अगर ये आया देन यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ से कॉची रेसिड्यू थ्योरम से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑप्शन बी यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी एंड देन क्वेश्चन है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन हमें कहता है क्यू बी द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर। सो क्यों हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, देन हमें बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट होगी। सो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करें देन क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इस फॉर्म में लिखी हुई ax स्क्वायर प्लस bx y प्लस वाई स्क्वायर cy स्क्वायर, देन हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। a यहाँ से x का कोफिशिएंट आ जाएगा x स्क्वायर का, c यहाँ से y स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा एंड देन यहाँ से b/2 एंड b/2 आ जाएंगे। सो इस फॉर्म में अगर हम पहले तो मैट्रिक्स बनाएंगे एंड देन मैट्रिक्स कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट जब होगी जब उसकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो। सो इस रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए अगर बात करेंगे देन यहाँ से xy, सो पहली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी वो हमारे पास इस टाइप से बनेगी। सो अगर इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात करें, या तो हम आइगन वैल्यूज़ के कंसेप्ट से देख लें या फिर डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से देख लें, इन दोनों कंसेप्ट से ही अगर हम देखेंगे देन हम इसके लिए आइगन वैल्यूज़ देख लेंगे। तो जो भी कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से सेट होगा
उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अगर इसमें डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट लगाए, सो अगर आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है देन डिटर्मिनेंट भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही आएगा, बट यहाँ से इसके लिए डिटर्मिनेंट भी लेस देन 0 आ रहा है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 1/4। और अगर आइगन वैल्यूज के कंसेप्ट से देखें ना, इसकी एक आइगन वैल्यूज आएगी +1/2 क्योंकि रो सम हमारे पास 1/2 है। एंड देन दूसरी आइगन वैल्यूज हो जाएगी, ट्रेस जगह 0 आ रहा है, दूसरी आइगन वैल्यू आएगी -1/2। देन हमारे पास ऑप्शन ही यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरा कंसेप्ट लगाएं x² - xy + y², देन यहाँ से जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सो इसके आइगन वैल्यूज क्या आएगी, रो सम दोनों का। सो दोनों का रो सम आ रहा है हमारे पास 1/2। सो 1/2 एक इसके आइगन वैल्यू होगी। एंड देन इसका ट्रेस है हमारे पास 2। सो 2 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू क्या होगी, दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी 3/2। सो 1/2 एंड 3/2 दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ही दोनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, देन हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। देन हमारे पास सिंपली यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एंड देन अगर नेक्स्ट ऑप्शन पार्ट बी का क्वेश्चन एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप चेक करना चाहें देन चेक करके देख सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी के लिए अगर हम मैट्रिक्स बनाए देन हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी जिसकी सारी डिजिट्स 1 है। देन इसकी एक आइगन वैल्यू होगी 0 एंड देन दूसरी आइगन वैल्यू होगी 2। देन 0 हमारे पास एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं है, देन हमारे पास ये ऑप्शन डिस्कार्ड रहेगा। सिमिलरली ऑप्शन डी के लिए अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे देन हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी ये। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम चेक करेंगे देन -1/4 आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। सो यहाँ से ये भी हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। सो सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट कर देना है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें देन हमारे पास ये क्वेश्चन पार्ट ए से ही लिया गया है। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, दो पैरेलल लाइन दी हुई थी हमें, देन हमें पूछा हुआ था कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। सो अगर इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, सो यहाँ से एक लाइन तो पास आउट हो रही थी, हमारे पास ओरिजिन से, देन दूसरी लाइन जो पास आउट हो रही थी देन यहाँ से वो एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रही थी। देन इनके बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें देन 2 पैरेलल लाइन होती है, देन इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट करें, देन यहाँ से इसका मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा रूट ऑफ ओपी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी √1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 1 का रूट हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, रूट आ जाएगा हमारे पास 2। देन यहाँ से इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस √2 आएगा। देन हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस टाइप से थे, एक ऑप्शन √2 का था, एक ऑप्शन 2 का था एंड देन एक ऑप्शन 1 दे रखा था शायद। देन इनमें से हमारे पास √2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। सो मुझे इसके एग्जैक्ट ऑप्शन ध्यान नहीं है, देन हमारे पास यहाँ से √2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास पार्ट ए से लिया गया। सो इस क्वेश्चन में अगर देखें देन हमें पूछा गया एक पेंटागोनल दिया हुआ है स्टार शेप में, देन हमारे पास एंगल EBD फाइंड आउट करना है। सो EBD हमारे पास ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो अगर बेसिक रिजल्ट्स की बात करें, सो किसी भी एक पेंटागोनल में, सिमेट्रिक पेंटागोनल है, सो इस पेंटागोनल में इसके जो सारे एंगल्स होंगे, या तो इस एंगल की बात कर लो, किसी भी एंगल की, अगर हम ACE की बात करें या फिर BDA की बात करें, देन सारे एंगल जो होते हैं किसी भी सिमेट्रिक पेंटागोनल के वो होंगे हमारे पास सारे 36 डिग्री। सो ये बेसिक रिजल्ट लगा के हम ऑप्शन बी को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हमें ये एग्जाम में बेसिक रिजल्ट पता होता देन विदिन 2 सेकेंड क्वेश्चन हो जाता, एंड जिसको रिजल्ट नहीं ध्यान था तो शायद उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो के लिए। सो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारे पास पार्ट ए से लिया गया। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहा, ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर एक इस काम को ए और बी 24 डेज में करें, बी एंड सी 28 डेज में करें, एंड सी एंड ए उसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं, देन हमें उनकी वर्क कैपेसिटी पूछी गई थी कि ए की बेस्ट है, बी की बेस्ट है या सी की बेस्ट है, या फिर ए की रोस्ट है, बी की रोस्ट है या सी की रोस्ट है। सो ऑप्शंस मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, बट यहाँ से अगर देखें देन ए और बी किसी काम को 24 डेज में पूरा करें, बी एंड सी 28 डेज में कर रहे हैं, एंड सी एंड ए उसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं। सो बेसिक कंसेप्ट लगा के भी हम कर सकते हैं कि किसी भी काम में जिसमें सी मिल रहा है, यहाँ से सी हमने बी और सी के साथ मिला है, उसी काम को 28 डेज में कर रहे हैं। सॉरी, शायद यहाँ से डिजिट उल्टे हैं, ए और बी उस काम को 28 डेज में कर रहे हैं और बी और सी उसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं, और सी एंड ए उसी काम को
30 डेज में कर रहे हैं, या फिर कुछ डिजिट थोड़े अलग हैं, ए और बी उस काम को 30 डेज में कर रहे हैं और सी एंड ए उस काम को 28 डेज में कर रहे हैं एंड बी एंड सी उस काम को 24 डेज में कर रहे हैं। शायद कुछ इस टाइप से था दरअसल। तो यहाँ से हमें बताना है किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। सो इन क्वेश्चन को हम देख के यही पता लगा सकते हैं बी और सी किसी का उसी काम को 24 डेज में करें और सी और ए उसी काम को 28 डेज में करें और ए और बी को वही काम करने में 30 डेज लग रहा है। तो इसका मतलब सी में कोई काम करने की काबिलियत ऐसी है कि सी उस काम को जल्दी करे, तो सी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ सी अगर ए के साथ मिला है, उसने 28 डेज कर दिए एंड सी ने बी के साथ मिलके 30 डेज कर दी, तो सी काम को बढ़ा रहा है, सी धीरे धीरे कर रहा है काम को। सो ए सब काम को बढ़ा रहा है, सो ए की काम करने की कैपेसिटी सबसे धीरे है। सो यहाँ से ए रोस्ट वर्कर है एंड सी बेस्ट वर्कर है। सो बेसिक कंसेप्ट लगाना है, देन ऑप्शन ये वाला हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शंस मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें देन हमारे पास ए और बी दो दालें हैं जिनकी रेट 30 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़ पर के जी है एंड सी एंड डी हमारे पास दो चावल की क्वालिटीज़ है जिनकी रेट है हमारे पास 100 रुपीज़ पर के जी एंड 120 रुपीज़ पर के जी। देन हमें लेना है ए और बी एटलीस्ट पर के जी होनी ही चाहिए एंड सी और डी हाफ के जी होनी चाहिए दोनों। देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें 5 के जी की, कितनी होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। सो अगर इस क्वेश्चन को हम करें देन हमें ए और बी की बेसिक 1 के जी लेना है। सो ये दोनों 1 के जी आ जाएंगे। सी और डी हाफ के जी लेने। सो टोटल 3 के जी का तो हमें सामान दे दिया, हमें अब 5 के जी के लिए पूछा है। सो 2 के जी हमारे पास और बचा है। सो 2 के जी और बचा है। देन इस 3 के जी के लिए हमारे पास प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर 1 के जी हम ए लें तो 1 के जी ए लेंगे देन हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे। 30 रुपीज़ तो फिक्स है, 30 रुपीज़ इसके 90 रुपीज़ इसके एंड देन इसके हमारे पास 50 रुपीज़ आ जाएंगे एंड देन डी राइस के हो जाएंगे हमारे पास 60 रुपीज़। सो टोटल हमारे पास कितने 230 का सामान हो गया 3 के जी का। सो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सो सबसे कम प्राइस हमारे पास यहाँ से है ए के लिए 30 रुपीज़। सो अगर 2 के जी ए ले लेंगे देन मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास डी की। तो अगर 2 के जी डी ले लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो मिनिमम प्राइस तो आ जाएगी हमारे पास 230 प्लस 60 इक्वल्स टू 290। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 230 प्लस 240 इक्वल्स टू 470। सो मिनिमम वैल्यू आई है 290 रुपीज़ एंड देन मैक्सिमम वैल्यू आई है 470 रुपीज़। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी। एफ एन टू एन बी अ बाउंडेड फंक्शन। एफ हमें एक बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो यहाँ से ध्यान देने वाली बात थी, हमें नॉट ट्रू पूछा गया है। सो मोस्टली हम क्वेश्चन ऑप्शन देख के डिस्कार्ड कर लेते हैं कि ये शाम से होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ से नॉट ट्रू देखा ना था एंड क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड हो जाता क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पार्ट बी से। देन ऑप्शन ए हमें कह रहा है देन ऑप्शन ए कह रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ एफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन बी कह रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इनफीमम ऑफ एफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन सी कह रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इनफीमम ऑफ एफ एन माइनस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द लास्ट ऑप्शन हमें कह रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से एफ हमें सिर्फ एक एन टू एन बाउंडेड फंक्शन लेना है। सो एफ हम कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन ले तो वो बाउंडेड हो जाएगा। सो सबसे ईजी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हमने ये फंक्शन ले लिया 1। सो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर हम 1 ले लिया देन इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, इसका लिमिट सुपीरियर आएगा हमारे पास 1 जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा बट हमें फॉल्स बताना है। सो ऑप्शन ये डिस्कार्ड होगा। इसका लिमिट इन्फीरियर क्या आ रहा है, इसका लिमिट इन्फीरियर आ रहा है हमारे पास 1। सो वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो ये ऑप्शन भी ट्रू। सो ये ऑप्शन भी हमारे पास डिस्कार्ड होगा। सिमिलरली एफ एन माइनस एन जो होगा लेट अस टेक एन इक्वल्स टू +1 ही लेते हैं। सॉरी एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब होगा देन एफ एन माइनस एन ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा देन यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगा। सो बचा ऑप्शन सी जो डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, जो कह रहा है इनफीमम ऑफ एफ एन माइनस एन बिलोंग्स टू एन। देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हो रहा। सो ये हो जाएगा नॉट ट्रू। सो बेसिक हमने सिर्फ एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आप एक्स की 1 की जगह कोई भी डिजिट ले सकते हैं देन आप ये ऑप्शन क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
So this one is question number 15. Two functions ft and gt are such that, दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं. ft के लिए हमें दिया है f of 0 equals to f of 1 equals to 0 where t belongs to 0 to 1 and g0 and g1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है. साथ ही हमें दिया हुआ है f of 1 by 2 is greater than g1 by 2. Then which of the following is true? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? There is exactly one point in 0 to 1 such that ft equals to gt. ऑप्शन ए कह रहा है. ऑप्शन बी कह रहा है एटलीस्ट 2 पॉइंट इन 0 to 1 such that ft equals to gt. ऑप्शन सी कह रहा है इनफाइनली मेनी पॉइंट्स इन 0 to 1 such that ft equals to gt. एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट इन 0 to 1 such that ft equals to gt. तो यहाँ से f0 और g0, अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं. सो फर्स्ट कंसेप्ट अगर हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बना f0 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 1. तो अगर यहाँ से इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, देन हम यहाँ से एज्यूम करते हैं लेट अस टेक g0 और g1 की वैल्यू हमारे पास दोनों जगह 1 ही आ रही है. सो g0 इक्वल्स टू g1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है. सो लेट अस टेक g ऑफ x इक्वल्स टू 1 आ गया, सॉरी g ऑफ t इक्वल्स टू 1 आ गया. ये कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लिया. और f ऑफ t की वैल्यू हमें इस टाइप से ली हुई है कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. सो 0 और 1 इसके दो रूट्स होंगे. सो फंक्शन हमारे पास x इंटू x माइनस 1 टाइप का होगा. बट यहाँ से साथ ही हमें एक कंडीशन और दी हुई है f ऑफ 1 by 2 इज ग्रेटर देन g1 by 2. देन यहाँ से ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे देन इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? इसके लिए हम ये लेने के लिए g1 by 2 की वैल्यू तो हमारे पास 1 आएगी. बट यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 ही अगर हम अज्यूम करेंगे देन 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2 आएगा, जो आएगा हमारे पास माइनस 1 by 4. ये वैल्यू तो लेस देन आ रही है. सो इसे ग्रेटर करने के लिए हमने फंक्शन अज्यूम कर लिया. लेट अस टेक ft इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस 1 अज्यूम कर लिया. सो ये अब हमारे पास ft इज ग्रेटर देन gt, मतलब f ऑफ 1 by 2 इज ग्रेटर देन g1 by 2 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई. देन हमने दो फंक्शन अज्यूम कर लिया. सो अब हमें ft इक्वल्स टू gt लेना है. ft इक्वल्स टू gt आएगा. देन यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. तो यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. देन यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस हाफ बाई 2. एंड देन यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 प्लस माइनस रूट 1/2. देन हमारे पास यहाँ से कितने आए रूट्स? यहाँ से हमारे पास एग्जैक्टली 2 रूट्स आ रहे हैं. सो यहाँ से एग्जैक्टली 2 रूट्स आ रहे हैं. देन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आ जाएंगे. देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सो सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने दो फंक्शन बनाने हैं, देन ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा. सो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बाकी के बचे हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.